नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का मॉर्निंग शो नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। जनता दरबार लगाएंगे सीएम योगी। जनता दरबार के बाद वाराणसी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी। तो इस वक्त गोरखपुर में मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान जनता दरबार लगाएंगे और जनता दरबार के कार्यक्रम के बाद वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो गोरखपुर में पिछले 2 दिनों से सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है, जहां गोरखपुर में भी कई सारे कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। इसके साथ ही साथ कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी गोरखपुर वासियों को दी। फ्री फूड वैन की सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। अब करीब 11:30 बजे वाराणसी के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम में शामिल होंगे वाराणसी में। दोपहर 12 बजे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे का कार्यक्रम है, जिसमें सम्मिलित होंगे। 1:15 पर काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे। तो वहां पर दर्शन पूजन करेंगे। तो वहीं 1:45 पर डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय पहुंचेंगे सीएम। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज वाराणसी का दौरा रहने वाला है, लेकिन अभी इस वक्त गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। तो गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ थे। पिछले 2 दिनों से सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं। तो अभी थोड़ी ही देर में जनता दरबार का कार्यक्रम भी रखा जाएगा। कल भी जनता दरबार लगाई गई थी और तमाम जो फरियादी थे वो इस जनता दरबार में पहुंचे हुए थे अपनी समस्याओं को लेकर, जिसका निवारण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर भी आए और उसके बाद कई सारे कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। अब गोरखपुर में थोड़ी ही देर में जनता दरबार लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और उसके बाद वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम, जहां पर 11:30 बजे के करीब वाराणसी पहुंचेंगे। 11:50 पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, जहां पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम में शामिल होंगे। करीब 12 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें सम्मिलित होंगे। तो 1:15 पर काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे, जहां पर दर्शन पूजन करेंगे। करीब 1:45 पर डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय पहुंचेंगे सीएम। तो प्रबुद्ध जन सम्मेलन वहां पर रखा गया है, जिसमें वो सम्मिलित होंगे और सीधा संवाद प्रबुद्ध जनों से करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही कई सारी परियोजनाओं की सौगात भी सीएम योगी दे सकते हैं। विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। जब भी वाराणसी जाते हैं, सबसे पहले क्या कुछ काम चल रहा है, कितनी प्रगति से काम चल रहा है, इसकी जानकारी अधिकारियों से लेते हैं। तो लगातार ताबड़तोड़ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है और एक के बाद एक ये दौरे सीएम के। तो करीब 13 जिलों में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा हो चुका है और अब आज वाराणसी के लिए रवाना होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। हरेंद्र हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, पिछले 2 दिनों से सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं और देखिए लगातार ताबड़तोड़ उनके कार्यक्रम रहे हैं गोरखपुर में इस दौरान और कई सारे कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। आज का क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि 11 बजे वो वहां से रवाना हो जाएंगे वाराणसी के लिए, लेकिन उससे पहले क्या महत्वपूर्ण तस्वीर गोरखपुर से? पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे। आज दौरे का तीसरा दिन है। खास तौर से अभी थोड़ी देर के बाद वो मंदिर भ्रमण पर निकलेंगे। मंदिर भ्रमण के बाद गौ सेवा करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और 8 बजे के बाद वो जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जहां पूर्वांचल के अनेक जिलों से
आई जनता अपनी फरियाद लेकर के फरियादियों की फरियाद सुनेंगे और संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देंगे। 10:30 बजे तक एक कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद वह महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक जाएंगे और वहां से सीधे वाराणसी के लिए रवाना होंगे। तो खासतौर से जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर आते हैं तो गोरखपुर जनता से जरूर मुखातिब होते हैं। रात्रि में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई कि जनता की समस्या अधिकारी नहीं सुन रहे, जिसके कारण मुख्यमंत्री के जनता दर्शन कार्यक्रम में फरियादियों की भीड़ लग रही है। फरियादियों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे लखनऊ हो या गोरखपुर हो, सख्ती से नजर आते हैं। अधिकारियों को फटकार लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। यही दिन है कि जनता अपनी समस्या लेकर के मुख्यमंत्री के पास जाती है। जब सभी जगह से निराश हो जाती है तो मुख्यमंत्री के पास जाने के बाद मुख्यमंत्री संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देकर टीम लगा करके उसकी जांच करा के उसे न्याय दिलाने का काम करते हैं। इसी वजह से उनके जनता दरबार में लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। तो आज सबसे बड़ी बात रही कि गोरक्षनाथ मंदिर में हर समय के भांति इस समय भी जनता दर्शन का कार्यक्रम लगेगा और जनता की समस्या सुनते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद वाराणसी के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से लगातार तस्वीरें गोरखपुर से आ रही थी हरेंद्र, कहीं ना कहीं देखिए बेहद महत्वपूर्ण वो तस्वीरें हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि देखिए फरियादी जो हैं वो लगातार गोरखपुर में पहुंचते हैं जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आते हैं। इस दौरान कितनी संख्या में ये फरियादी देखने को मिलते हैं जो लगातार अपनी समस्याओं को लेकर सीएम के दरबार पहुंचते हैं? जब भी इनका जनता दर्शन का कार्यक्रम लगता है तो जो फरियादी होते हैं वो 200, 300, 500, 1000, 800 के आसपास फरियादी पहुंचते हैं। क्योंकि 3 दिवसीय दौरे पर है तो आज भीड़ देखने को मिल रही है। इसलिए मिल रही है कि 3 दिनों से लोगों को जानकारी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है और गोरखपुर में बड़े आसानी से मिल जाएंगे गोरक्षनाथ मंदिर में। तो अपनी फरियाद लेकर के बड़ी भारी संख्या में लोग गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे हैं और अपनी समस्या भी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और मुख्यमंत्री भी उनकी पत्रक लेकर के संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देते अभी थोड़ी देर के बाद नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है हरेंद्र, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। संतोष ओझा भी वाराणसी से जुड़ चुके हैं। संतोष, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी पहुंचने का कार्यक्रम है, कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है, क्या कुछ पूरा मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम रहने वाला है और क्या तैयारियां इस वक्त? मुख्यमंत्री की बात की जाए तो ये गोरखपुर से चल के बनारस पहुंचेंगे और बनारस पहुंचने के बाद सबसे पहले ये गुजरात सेंटर पे जाएंगे जहाँ पे स्वास्थ्य सम्मेलन को समापन करेंगे, वहाँ पे संबोधित करेंगे। वहाँ की बात यदि करें तो वहाँ केंद्रीय मंत्री भी होंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी होंगे। यहाँ से ये एक बार फिर से गुजरात आएंगे जहाँ पे एक प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इन दोनों कार्यक्रमों को करने के बाद ये लगभग 1:30 बजे के आसपास या ये कहा जाए कि 1:35 के आसपास काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहाँ पूजन दर्शन करेंगे। मुख्य रूप से ये 3 कार्यक्रमों में आज मुख्यमंत्री बनारस में करेंगे। जी संतोष, इसके साथ ही साथ देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे और तमाम दर्शन पूजन करेंगे। कितनी खास ये तस्वीरें होने वाली है। इसके साथ ही प्रबुद्ध जन सम्मेलन जो बेहद महत्वपूर्ण ये सम्मेलन माना जा रहा है। देखिए आगे आने वाले चुनावों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये पूरा दौरा माना जा रहा है। कितनी संख्या में इस सम्मेलन में प्रबुद्ध जन लोग सम्मिलित होंगे, इसके साथ ही उसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए यदि पहले हम स्वास्थ्य सम्मेलन की बात कर लें, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जो मामला है, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था और कल राज्यपाल महोदया द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। समापन पे खुद सीएम मुख्यमंत्री रहेंगे। सबका जो सोच है, सरकार की जो सोच है कि लोग स्वस्थ हों और स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हो, जिसके तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रही बात रुद्राक्ष में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन की, तो प्रबुद्ध सम्मेलन में लगभग 1200 लोगों की जुटान है। इन 1200 लोगों में समाज से अलग अलग ये कहा जाए कि विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व है। लोगों को आमंत्रित किया गया है, निमंत्रित किया गया है और जो जैसा कि आपने कहा इस सम्मेलन को कहीं न कहीं से चुनाव से जोड़ा जा सकता है, चुनाव के नजरिए से देखा जा सकता है, क्योंकि चुनाव एकदम से करीब है। और समझना ये भी जरूरी है कि हमेशा सीएम यहाँ पे बनारस आते रहे हैं और बनारस आके लोगों से जुड़ने का ये कहा जाए कि सामाजिक जो गतिविधियां हैं उनमें शामिल होकर ये जताने और ये बताने का प्रयास करते हैं कि मुख्यमंत्री आपके बीच का है, सरकार आपकी है और सरकार आपके दुख सुख का भागी भी होगा। जी
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष और हरेंद्र, आप दोनों का ही तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे। आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र के हजारों करोड़ों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 75,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। तो नागपुर मेट्रो के पहले चरण का शुभारंभ भी करेंगे प्रधानमंत्री। तो पीएम मोदी नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। नागपुर शिरडी को जोड़ने वाले महामार्ग के पहले चरण का करेंगे उद्घाटन। तो नागपुर में नवनिर्मित एम्स को देश के नाम समर्पित करेंगे। विदर्भ में 1500 करोड़ की रेल परियोजना का शुभारंभ करेंगे। नाग नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। नागपुर से गोवा को रवाना होंगे पीएम मोदी। तो गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। तो आज महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, जहां कई करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। बीजेपी मुख्यालय पर पदाधिकारियों की बैठक आज है। लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस दौरान मौजूद होंगे। आगामी कार्यक्रम और अभियानों को लेकर यह बैठक होनी है। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा होगी। तो आज प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में मंथन होने जा रहा है। आगे आने वाले चुनावों को देखते हुए गतिविधियों को लेकर चर्चा होगी। तो मुख्यालय पर आज पदाधिकारियों की ये बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आज बीजेपी की ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्या कुछ इस बैठक में रहने वाला है? बिल्कुल, आज भारतीय जनता पार्टी जो मुख्यालय प्रदेश मुख्यालय वहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्योंकि हाल ही में देखा गया कि अभी जो निकाय चुनाव होने हैं, तो ऐसे में उससे ठीक पहले ये कहीं ना कहीं प्रदेश स्तरीय बैठक, और इसमें जो अध्यक्षता है इसकी भूपेंद्र चौधरी करेंगे। इसके अलावा जो संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बात करें तो जो क्षेत्रीय प्रभारी हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ निकाय प्रभारी और क्षेत्र प्रभारी जो बनाएंगे वो रहेंगे। जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ बात सब जो इतने भी मोर्चे हैं उनके अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर निकाय चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं आज तैयारियों पर चर्चा होगी कि आखिर निकाय चुनाव कैसे लड़ने हैं, प्रत्याशियों का चयन कैसे होना है। इसके अलावा किन किन जो कार्यक्रम के सहारे जो जनता के बीच जाना है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के आज चर्चा होगी। महत्वपूर्ण बैठक होनी है, क्योंकि अभी देखा गया हाल ही में कि जो मैनपुरी चुनाव हुआ और खतौली उपचुनाव, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और कहीं ना कहीं चौधरी जो हैं और धर्मपाल सिंह, इनके लिए दोनों जो नए नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष थे, संगठन महामंत्री थे, उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक तरीके से देखा जाए नेगेटिव पॉइंट जा रहा है कि दोनों लोगों का पहला बड़ा चुनाव था और कहीं ना कहीं दोनों वो चुनाव हार गए। निश्चित तौर पर उसकी भी समीक्षा होगी। और आगे अब निकाय चुनाव को किस तरीके से लड़ा जाए, किस बेहतर ढंग से लड़ा जाए, इस पर चर्चा होगी, जिसको लेकर के तमाम जो संगठन जुड़े पदाधिकारी होंगे आज भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। और निश्चित तौर पर निकाय चुनाव में आज जो 17 नगर निगम है उनको किस तरीके से फतह किया जाए, जो 200 नगर पालिका है उनको कैसे फतह किया जाए, इन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा होगी। जी, इसके साथ ही साथ अश्विनी, देखिए जिस तरह से लगातार संगठन को मजबूत करने में भूपेंद्र चौधरी लगे हुए हैं, लेकिन आगे जिस तरह से अभी उपचुनाव हुए थे उसके नतीजे को देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी को चिंतन मंथन करने की ज़रूरत थी। और इसी को देखते हुए जब ये बैठक होगी, कहीं ना कहीं इस पर भी चर्चा की जाएगी कि आगे के चुनावों में, चूंकि आगे नगर निकाय चुनाव है, इसके बाद 2024 का चुनाव है, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है।
बिल्कुल निकाय चुनाव से ठीक पहले जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब समीक्षा भी होगी साथ में कि आखिर आज जो चुनाव हारे हैं उसके कारण क्या रहे, क्या वोट शिफ्टिंग के कारण रहा या फिर अन्य कोई कारण रहा। इन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा होगी, आने वाले कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी, कार्यक्रम कौन कौन से कहाँ कहाँ किए जाए। साथ ही साथ जो कैंडिडेट जो का चयन होना है उसको लेकर के चर्चा होगी कि कौन से मानक रहेंगे जिनके आधार पर कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। निश्चित तौर पर संभवतः आज जिला प्रभारी जिला अध्यक्ष होंगे तो उनसे उनको निर्देश दिया जाएगा कि अपने यहाँ से जो प्रत्याशी आपके लड़ना चाहते हैं उनका बायोडाटा है वो लेकर के संगठन को भेजिए, जिसके बाद उन पर चर्चा होगी, उस पर अंतिम मोहर लगेगी निश्चित तौर पर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं निकाय चुनाव जैसे घोषणा होगी उसके तत्काल प्रभाव से ही जो पार्षद प्रत्याशी होंगे, जो मेयर प्रत्याशी होंगे, उनकी घोषणा करेंगे। तो ऐसे में तैयारियां पहले से रखी जा रही है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है उसके बाद तत्काल प्रभाव से जो है प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी है, जिससे समय मिल जाए चुनाव प्रचार के लिए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की आज ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी है क्योंकि आज तमाम जो पदाधिकारी एक छत के नीचे होंगे और कहीं ना कहीं आगे संगठन को किस तरीके से विकसित करना, संगठन में क्या क्या बदलाव करना, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा भी होगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात शिमला की करेंगे, जहां पर हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का ऐलान विधायकों की बैठक के बाद पर्यवेक्षकों के ने ऐलान किया है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के सीएम होंगे। कांग्रेस आलाकमान ने सुक्खू के नाम पर मुहर लगाई है। आज सीएम पद की शपथ लेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो वही मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल के उप मुख्यमंत्री होंगे। आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। आज सुबह 11 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं, हिमाचल के नए सीएम होंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू, और आज करीब 11 बजे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। थाना सेक्टर 63 पुलिस ने 1 करोड़ रुपए के गबन करने के आरोप में पिछले 5 साल से वांछित चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर फरीदाबाद निवासी समीर कुमार मिश्रा पुत्र अरविंद मिश्रा को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2017 में एक कंपनी प्रबंधक ने करीब 1 करोड़ रुपए का गबन किए जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही यह लगातार फरार चल रहा था। लगातार फरार चलने के कारण वर्ष 2020 में समीर की गिरफ्तारी पर पुलिस की ओर से 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। शाहजहांपुर में बेग हॉस्पिटल की डॉक्टर और स्टाफ पर एक युवक ने धमकी देने का आरोप लगाया। दरअसल पीड़ित युवक का आरोप है कि शिकायत करने के बाद डॉक्टर आज आग बबूला हो गए और फोन पर युवक से शिकायत वापस करने का दबाव बनाने जा रहा है। धमकियों से डरा सहमा परिवार अब दहशत में है। फिलहाल पीड़ित युवक ने पूरे मामले की शिकायत यूपी के डीजीपी समेत पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर से की और मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। खून को लेकर, ब्लड को लेकर जो उस अस्पताल में तस्करी चल रही है बहुत जोरों से, जो मेरे साथ भी हुआ है। 4 यूनिट खून मुझसे भी मंगवाया गया, ब्लड मोल, और इसको रोकने के लिए जब मैंने खुलासा किया है तो धमकी भरे मुझे कॉल आ रहे हैं, बराबर मुझे डराया जा रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से मुझे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। खून को कानपुर देहात में शादी समारोह में दबंगों ने जमकर लाठी चलाई। दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। सीसीटीवी में लड़ाई कैद हुई है। तो आपको बता दें कि दबंगों की दबंगई का ये वीडियो सामने आया है,
जहां पर जमकर लाठी डंडे चले हैं। किस तरह से ये पूरा मारपीट का वीडियो वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर कुड़वार ब्लॉक में एक प्राइमरी स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें छात्र छात्राओं के लिए प्राचार्य ने तुगलकी मेनू जारी किया है, जिसमें 185 बच्चों के लिए तैयार होने वाले मिड डे मील में दी जा रही सब्जी में 2-2 किलो आलू मटर व आधा किलो टमाटर इस्तेमाल हो रहा है। फिलहाल प्रधान की शिकायत पर बीएसए ने जांच के आदेश दिए हैं। बिजनौर पुलिस का एक अमानवीय चेहरा सामने आया। दरअसल रेहड़ थाने में एक बुजुर्ग पहुंचे तो उसके फटे कपड़े चेहरे इंस्पेक्टर मनोज परमार का दिल पसीज गया। उन्होंने बुजुर्ग को नए कपड़े और नए जूते मोजे मंगवा दिए। जाहिर है कि पुलिस की इस दरियादिली से बुजुर्ग बेहद खुश हुए। उन्होंने बेहद भावुक होकर इंस्पेक्टर को आशीर्वाद दिया। बिजनौर पुलिस के इस रवैये से निश्चित ही अन्य पुलिसकर्मियों को एक सार्थक संदेश मिलेगा। झांसी सदर से बीजेपी विधायक रवि शर्मा ने बीजेपी के ही कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक रवि शर्मा ने कहा कि कुछ लोग बीजेपी का झंडा लगाकर माफियागिरी कर रहे हैं। इसके साथ ही रवि शर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखित शिकायत करते हुए कहा कि अपराधी तत्व बीजेपी का झंडा लगाकर झांसी में अवैध शराब का धंधा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि झांसी आरटीओ को एक रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे ऐसे ट्रक पाए हैं जो अवैध खनन में लिप्त है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से झांसी में भाजपा का झंडा लगा लेना, अपनी गाड़ी में 10-10 बाउंसर लेकर के पीछे की गाड़ियों में चलना, काले कपड़े पहना कर, अवैध खनन, अवैध परिवहन, टोल वालों के साथ मारपीट करना, टोल न देना, और तो और हद ये हो गई कि अब तो उन ट्रकों पर जिनसे अवैध खनन और परिवहन होता है, उन पर अभी एक रिपोर्ट आई थी झांसी आरटीओ की कि बहुत सारे ऐसे ट्रक पाए गए जो अवैध खनन में लिप्त हैं, जो उन पर स्कूटर और मोटरसाइकिल और कारों के नंबर प्लेट लगे हुए हैं। माने राजस्व की क्षति के साथ साथ सरकार की छवि को बिगाड़ने वाले लोग, इस तरीके के लोगों का जब मैं विरोध करता हूं तब वो मेरे पीछे पड़ते हैं। जब से भारतीय चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।